मिसिंग इन एक्शन, इसका मतलब होता है लड़ाई के दौरान गायब हुआ वो सैनिक जिसके जिंदा होने या मरने की पुष्टि होना अभी बाकी हो। रॉन एराड का नाम पिछले 35 सालों से इसी लिस्ट में शामिल है। अक्टूबर 1986 में लेबनान में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के ठिकाने पर बमबारी करते समय उनका फाइटर जेट क्रैश कर गया था। रॉन एराड इजराइल की वायुसेना में अफसर थे। एराड के साथ मिशन पर यहाई एविराम भी आए हुए थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। जैसे ही जेट क्रैश हुआ, दोनों ने खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। वे दोनों दुश्मन के इलाके में सुरक्षित उतर गए। दुर्घटना की खबर मिलते ही बैकअप हेलीकॉप्टर उनके बचाव के लिए आया। एविराम को तो वहां से तुरंत निकाल लिया गया, मगर रॉन एराड का कहीं कोई अता पता नहीं था। एराड तो नहीं मिले, पर कुछ समय बाद लेबनान से एक चिट्ठी मिली। इसका मजमून ये था कि तुम्हारा एक सैनिक हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो हमारी शर्तें मान लो। इस चिट्ठी ने साफ कर दिया था कि रॉन एराड का अपहरण हो चुका है। आखिर रॉन एराड का अपहरण किसने किया? लेबनान में उतरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था? 35 साल बीतने के बाद भी इजराइल उनका पता क्यों नहीं लगा पाया? और ये कहानी आज क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहला सवाल, लेबनान में उतरने के बाद रॉन एराड का अपहरण किसने किया था? जब काफी जांच पड़ताल के बाद भी एराड का पता नहीं चला, तो इजराइल ने मान लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि करने लायक सबूत उनके पास नहीं थे। कुछ महीनों बाद एराड की खबर गुम होने लगी थी। तभी लेबनान से एक लिफाफा आया। इसमें रॉन एराड की हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी लिखी थी। साथ में उनकी कुछ तस्वीरें भी थीं। इस चिट्ठी का एक हिस्सा आप सुन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे। यौम कपूर नजदीक है। मैं तुम्हारे साथ सबकी सलामती की दुआएं मांगना चाहता हूँ। भरोसा रखो कि ईश्वर राजनेताओं को सही फैसला लेने में मदद करेंगे। हौसला मत हारना, अच्छे दिन आएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इस चिट्ठी के बाद रॉन एराड की चर्चा फिर से शुरू हो गई। इजराइल के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनकी खबर को प्रमुखता से छापा। उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चलने लगे। इससे इजराइल सरकार पर दबाव बना। तब तक ये बात मालूम चल चुकी थी कि एराड को लेबनान के शिया चरमपंथी गुट अमाल मूवमेंट ने उठाया था। इजराइल ने अमाल के साथ बातचीत शुरू की। अमाल की अपनी शर्त थी। उसका कहना था रॉन एराड के बदले में 200 लेबनानी और 450 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इसके अलावा लगभग 22 करोड़ रुपए की फिरौती भी देनी होगी। इजराइल ने यह शर्त मानने से मना कर दिया। जैसे ही समझौता टूटा, वैसे ही रॉन एराड की चिट्ठी आनी बंद हो गई। उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन इजराइल पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अमाल को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया था। 28 जुलाई 1989 की बात है। लेबनान के जिब्शित गांव में तड़के सुबह कुछ हेलीकॉप्टर्स उतरे। उनमें 2 दर्जन से अधिक इजरायली कमांडो बैठे हुए थे। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कमांडोज ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके निशाने पर हिजबुल्लाह का एक लीडर था, शेख अब्दुल करीम उबैद। उन्होंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से पहचान बताने के लिए कहा गया। इजरायली अपने साथ एक अरबी बोलने वाले को लेकर आए थे। जैसे ही बाहर से अरबी सुनाई पड़ी, दरवाजा खुल गया। जब तक अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका मिलता, इजरायली सैनिकों ने सबको काबू में कर लिया था। जब उबैद की पत्नी ने शोर मचाया तो उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। उन्हें उबैद मिल चुका था। जैसे ही इजरायली सैनिक बाहर निकलने लगे, बगल के घर से एक व्यक्ति ने शोर मचाने की कोशिश की। उसे वहीं पर गोली मार दी गई। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अमाल के लड़ाके गांव में जुटने लगे। मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि इजरायली सैनिकों को बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेख उबैद को उठाकर इजराइल लाया जा चुका था। इजराइल को उम्मीद थी कि शेख उबैद उन्हें रॉन एराड के बारे में जानकारी देगा। वैसे उनकी तलाश कुछ और मामलों में भी थी। अगर वो एराड का पता नहीं बताता तो दूसरा ऑपरेशन भी तैयार रखा गया था। इजराइल उबैद के बदले में एराड को छुड़ाने का मन बना चुका था। बाद में ये दोनों प्लान फेल हो गए। उबैद ने कोई जानकारी देने से मना कर दिया। वहीं लेबनान के चरमपंथी गुटों ने भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शेख उबैद को 15 सालों तक बिना किसी चार्ज के जेल में बंद रखा गया। हालांकि शेख उबैद इकलौता नहीं था जिसे रॉन एराड की रिहाई के लिए किडनैप किया गया था। एक दूसरा आदमी भी था। उसका नाम था मुस्तफा दिरानी।
मई 1994 में इजराइल में एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई। उस समय के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन के सामने एक प्रस्ताव लाया गया। राबिन ने पूछा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जवाब मिला, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। राबिन ने इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने चुपचाप प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद 2 इजरायली हेलीकॉप्टर्स लेबनान में दाखिल हुए। उन्हें दिरानी के बारे में पक्की टिप मिली थी। वे सीधे उसके घर पहुंचे और उसे उठाकर इजराइल ले आए। पूरे ऑपरेशन के दौरान एक भी गोली नहीं चली थी। जब इस ऑपरेशन की खबर बाहर आई तो इजराइल की खूब आलोचना हुई। उबैद मामले में पहले ही उनकी बद पिट चुकी थी। आलोचनाओं के बीच सरकार ने दिरानी की किडनैपिंग को सही ठहराया। विदेश मंत्री शिमोन पेरेज ने कहा था कि इजराइल ने सभी कूटनैतिक उपाय अपनाकर देख लिए, लेकिन हम कैप्टन एराड को छुड़ाने में नाकाम रहे। सरकार ने आधिकारिक बयान में माना कि दिरानी को किडनैप करना सही तरीका नहीं है, लेकिन समय की कमी के चलते ये कदम उठाना पड़ा। इस बयान में एक लाइन और भी थी, क्या? हम रॉन एराड को ट्रैक करने में पीछे रह गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुस्तफा दिरानी से हमें काम की जानकारी मिल जाएगी। तो क्या इजराइल को काम की जानकारी मिली? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। मुस्तफा दिरानी को इजराइल की कुख्यात कैंप 1391 में रखा गया। 2003 से पहले इस जेल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये जेल मैप और हवाई फोटोग्राफ्स में भी नहीं दिखती थी। दिरानी से यहीं पर 5 हफ्तों तक पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ में उसने रॉन एराड को किडनैप करने की बात कबूल ली। दिरानी उस समय अमाल मूवमेंट में सिक्योरिटी का काम देखता था। बाद में वो अमाल से अलग हो गया। उसने अपना गुट बना लिया था। दिरानी ने बताया कि उसने एराड को पहले हिजबुल्लाह को दिया, फिर वहां से उसे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को बेच दिया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए लेबनान आए हुए थे। खबर चली कि एराड को ईरान की जेल में बंद रखा गया है। उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने एराड के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। फिर आया साल 2004 का। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक डील हुई। इसके तहत हिजबुल्लाह 3 इजरायली सैनिकों की लाशें और एक बिजनेसमैन को लौटाने वाला था। इसके बदले में इजराइल अपनी जेल में बंद 400 कैदियों को रिहा करने के लिए राजी था। इसमें शेख उबैद और मुस्तफा दिरानी का नाम भी मौजूद था। इससे ठीक पहले दिरानी को तल अवीव की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत में दिरानी ने इजरायली सैनिकों पर नंगा करके टॉर्चर करने, बेहोश होने तक पीटने और बलात्कार करने जैसे संगीन आरोप लगाए। उसने ये भी कहा कि रॉन एराड बस एक रात के लिए उसके पास थे। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये कि दिरानी अपने पुराने बयान से मुकर गया था। जनवरी 2004 में दिरानी रिहा हो गया। इजराइल की जांच का पहिया फिर से शून्य पर अटक चुका था। वे जहां से चले थे उससे आगे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इस डील को लेकर इजराइल के राष्ट्रपति एरियल शरान की जबरदस्त आलोचना हुई। इस डील में रॉन एराड का कोई नॉमिनेशन नहीं था। उनकी फैमिली और उनके दोस्तों ने सरकार पर एराड को भुला देने का इल्जाम लगाया। शरॉन ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने एराड के बारे में इंटरनल जांच चलाने का वादा किया है। जनवरी 2006 में हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया। रॉन एराड के सवाल पर उसने कहा कि मेरा एनालिसिस कहता है कि उसकी मौत हो चुकी है। नसरल्लाह की थ्योरी ये थी कि एराड किडनैपर्स के चंगुल से तो भाग निकले, लेकिन पहाड़ों में फंसकर उनकी जान चली गई। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। एराड की फैमिली ने इस दावे को खारिज कर दिया। इजराइल में ये बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। 2004 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की खुफिया ब्रांच ने एक सीक्रेट कमीशन बनाया। कमीशन ने सभी उपलब्ध बयानों और सबूतों की जांच के बाद निष्कर्ष दिया कि 1995 में रॉन एराड की मौत हो चुकी है। मौत की वजह क्या बताई गई? इस बारे में कहा गया कि बीमार पड़ने पर एराड को इलाज मुहैया नहीं कराया गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उनकी लाश को बेका घाटी में ही कहीं पर दफना दिया गया। इस रिपोर्ट को पब्लिश होने में 5 साल लग गए। 2009 में जब रिपोर्ट बाहर आई तब इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने बयान दिया कि जब तक हमें पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हम एराड को जिंदा मानते रहेंगे और उसे वापस घर लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिर 2016 का साल आया। मोसाद और IDF के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में एक नई थ्योरी सामने आई। इसमें कहा गया कि एराड की मौत 1988 में हो गई थी। इसमें से कौन सी रिपोर्ट और कौन सा दावा सही है, ये ठीक ठीक बता पाना नामुमकिन है।
हालांकि एक बात जो साफ साफ समझ में आती है वो ये कि रॉन एराड के साथ क्या हुआ, इस पर पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये कि रॉन एराड की कहानी आज क्यों सुना रहे हैं। दरअसल 4 अक्टूबर 2021 को इजराइल की संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ। पहले दिन प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रॉन एराड को तलाशने का मिशन जारी है। बकौल बेनेट, मोसाद ने सितंबर में कुछ खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया और इससे रॉन एराड के बारे में कुछ नई जानकारियां मिली हैं। हालांकि बेनेट ने इन ऑपरेशंस के बारे में और कोई जानकारी देने से मना कर दिया। भले ही बेनेट ने जानकारी पर पर्दा डाल दिया हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाली खबर पता चली है। सऊदी अखबार अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार मोसाद के कुछ एजेंट्स ने लेबनान के एक गांव में ऑपरेशन चलाया। मोसाद एजेंट्स अपने साथ एक कब्र से डीएनए सैंपल भी निकाल कर लाए। हालांकि अभी तक उस डीएनए सैंपल का टेस्ट रिजल्ट सामने नहीं आया है। एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने सीरिया में एक ईरानी जनरल को किडनैप किया, फिर उसे उठाकर अफ्रीकी महाद्वीप में ही किसी अज्ञात जगह पर ले गए। जनरल को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। क्या पूछताछ हुई और मोसाद को रॉन एराड के बारे में क्या जानकारियां मिली हैं, इस बारे में फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं। हालांकि मोसाद के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया है कि मिशन पूरी तरह से सफल रहा। आने वाले दिनों में रॉन एराड के बारे में कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। ये कब तक बाहर आता है, ये देखने वाली बात होगी। रॉन एराड ने लेबनान से भेजी एक चिट्ठी में अपनी पत्नी से घर बनाने के लिए कहा था। उनका घर अब बनकर तैयार हो चुका है। रॉन की फैमिली ने शपथ खाई है कि वे उनके बिना उस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। वो घर आज तक खाली पड़ा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी और नाउरू के शरणार्थियों को हिरासत में रखने के लिए पैसा देता रहा है। जो लोग अवैध तरीके से नाव से ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने के लिए घुसते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर उन दोनों देशों में भेज दिया जाता है। इन डिटेंशन सेंटर्स से हिंसा, शोषण, भूख हड़ताल और दंगों की खबरें आती रहती हैं। दोनों जगहों पर अब तक हिरासत में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी में डिटेंशन सेंटर बंद करने का फैसला किया है। यहाँ अभी भी 120 लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो वहीं बस जाएं या फिर उन्हें नाउरू के डिटेंशन सेंटर में बंद रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नाउरू में उनका प्रोग्राम पहले की तरह चलता रहेगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।